हेलो एवरीवन, मैं हूं तरसेम जटैन। वेलकम यू ऑल एट जटैन क्लासेस। तो चलिए फिर से भाई हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज करवा रहे हैं आपको। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स के जो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं अब की बार किसी भी बोर्ड एग्जाम में, वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज का हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। और क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहे हैं सामने लिखे हुए हैं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। यहाँ पर वो फॉर्मूले लिखे गए हैं जो इस चैप्टर में आज हमें यूज करने हैं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। पहली प्रॉब्लम पे आते हैं। व्हाट आर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे ने दो नियम दिए थे हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के। एक था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा था हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है मैं आपको समझाऊं, जल्दी जल्दी करेंगे भाई। कि मान लीजिए इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं आपने, कैथोड और एनोड। कैथोड पे कोई सब्सटेंस आकर चिपक रहा है। अब कोई सब्सटेंस आकर चिपकेगा या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तभी चिपकेगा ना, कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तभी वो इसके ऊपर चिपकेगा जाकर। तो इस पे इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इसके ऊपर कौन आ रहा है बच्चे, यहाँ पर चार्ज आ रहा है नहीं आ रहा है, यस और नो चार्ज। तो इस कैथोड पे कितना मास डिपॉजिट होगा वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा क्या कि इस कैथोड पे कितना चार्ज आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यस और नो। तो यही फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि किसी इलेक्ट्रोड पे जो मास W डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q मींस चार्ज के। ठीक, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के। इसको आप हटा देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तो W इक्वल टू आ जाएगा ZQ में हमारे पास Z क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकंड पे आते हैं। सेकंड लॉ क्या बोलता है कि आपके पास दो बीकर है, मान लीजिए एक का कैथोड है यहां, एक का कैथोड है यहां। ठीक है, अब दोनों में से आप जो करंट पास कर रहे हो यहां पर जो चार्ज पास हो रहा है वो बच्चे सेम है। ठीक है, सेम करंट सेम चार्ज पास हो रहा है दोनों के दोनों इलेक्ट्रोडों में। तो कहता है ये सेकंड लॉ कि इस इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होगा और इस इलेक्ट्रोड पे जो मास डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यहां पर जो मेटल डिपॉजिट होगी उसके इक्विवेलेंट मास के, और यहां पर जो मेटल डिपॉजिट होगी वो उसके इक्विवेलेंट मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ A। यहां A मान लेता हूं मैं, इसको B मान लेता हूं, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास ऑफ B। ये क्या है, फैराडे का सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करी गई 10 मिनट के लिए। तो टाइम आ गया भाई हमारे पास, टाइम आ गया है 10 मिनट। लिखते चलिए जो जो आपको दिख रहा है। 10 मिनट मतलब कितनी सेकंड, एक मिनट में 60 सेकंड होती है तो कितनी सेकंड आएगी, 600 सेकंड्स। ठीक है, अच्छी बात है। विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो करंट की वैल्यू आ गई यहां पर आई कितना आ गया बच्चे, 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड। कैथोड पे जो कॉपर डिपॉजिट होगा उसका कितना मास डिपॉजिट होगा, इसका मतलब हमें W निकालना है भाई। क्या निकालना है, W हमें निकालना है यहां पर। ठीक है, तो चेक करिए इन फॉर्मूलाज में से कौन सा फॉर्मूला यहां पर हम यूज कर सकते हैं। यस हरी, अब देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। मास निकालना में W, तो जो ये वाला फॉर्मूला है देखिए, ये वाला फॉर्मूला ये लगेगा भाई। ठीक है, तो निकालें W। M का मतलब है बच्चे मोलर मास। कॉपर का मोलर मास होता है 63.5 डिवाइड बाई 96,500। ठीक है, वो कूलम्स में आ जाएगा। फैराडे कांस्टेंट होता इनटू में Q। बताइए भाई Q किसके इक्वल होता है, Q होता है बच्चे IT के इक्वल। I मतलब करंट कितना है 1.5, T मतलब टाइम सेकंड में लेना है कितना है 600। ठीक है, डिवाइड बाई N क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो गए। अब कॉपर सल्फेट से कॉपर डिपॉजिट होगा ना, यहाँ कॉपर सल्फेट में कॉपर पे कितना चार्ज है, 2 पॉजिटिव। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो कॉपर बनेगा। तो कितनी वैलेंसी है यहाँ पर कॉपर की, 2, तो वो वैलेंसी आ जाएगी 2। तो इस तरह से आप W निकाल लेंगे, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, सोल्व हो गया बस। नेक्स्ट आते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। अब की बार सिल्वर का मास निकालना है आपको, कितना डिपॉजिट होगा यदि 2 एम्पियर करंट 15 मिनट के लिए AgNO3 में से पास किया जाता है। तो बताइए भाई W कैसे निकलेगा।
तो वही फॉर्मूला अप्लाई करिए। मोलर मास, सिल्वर का मोलर मास होता है बच्चे 108 डिवाइड बाई 96,500 एज इट इज, 96,500 एज इट इज, इनटू ऊपर क्या आएगा क्यू। क्यू क्या होता है आई इंटू में टी। आई मतलब करंट, करंट कितना बच्चे 2, टी मतलब टाइम, टाइम कितना है 15 मिनट, तो 15 मिनट 6 सेकंड बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या, वैलेंसी ऑफ सिल्वर, सिल्वर की वैलेंसी होती है बच्चे 1, कितनी होती है 1, तो यहां पर आ जाएगा 1। और इस तरह से आप क्या निकालेंगे W, दैट इज मास डिपॉजिटेड, आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पे डाइल्यूशन मतलब पानी मिलाने का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब बच्चे बताइए मोलर कंडक्टेंस क्या होती है। आपने यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल रखा है, चाहे कितने ही पानी में डाल रखो, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कितने मोल इलेक्ट्रोलाइट है, सिर्फ 1 मोल। अब उसमें आप पानी मिलाते रहिए, पानी मिलाते रहिए, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी या घटेगी, तो आंसर आएगा मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगी। मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, हमेशा बढ़ेगी डाइल्यूशन करने पर, जब तक इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं आता तब तक। ठीक है सर, ये कैसे बढ़ेगी मोलर कंडक्टेंस। देखो 1 मोल है, जैसे आप पानी मिलाओगे तो इनके जो आयंस है ना, प्लस और माइनस, उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो आसानी से अपने अपने इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कंडक्टिविटी होती है बच्चे कप्पा। कप्पा होती है 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन की कंडक्टेंस। ठीक है, आप बताइए कंडक्टिविटी एक फिक्स वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है, मैं बता दूं आपको किसकी होती है, फिक्स वॉल्यूम की कंडक्टेंस होती है कंडक्टिविटी। अब फिक्स वॉल्यूम में यदि आप पानी मिलाओगे तो उस फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस तो कम हो जाएंगे। ये कुछ ऐसे हैं कि आपके गिलास में चीनी डाल रखी है, आपको बोला जाएगा कि इसमें से 1 चम्मच निकालो और पी जाओ, उस 1 चम्मच की जो कंडक्टेंस है ना, वही मोलर ये निकाल लगा लीजिए कंडक्टिविटी है, बस स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। अब उस गिलास में मैंने चीनी डाल रखी थी और पानी था, आपने 1 चम्मच टेस्ट करी, स्वीट टेस्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब उस गिलास में मैंने पानी मिला दिया, लेकिन आपको तो उसमें से 1 चम्मच निकाल कर दी जाएगी ना। अब बताओ उस 1 चम्मच का टेस्ट कम आएगा नहीं आएगा, कम आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसका मतलब जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है और या कंडक्टिविटी वो कम हो जाएगी डाइल्यूशन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज, मतलब आपको कंडक्टिविटी मतलब कप्पा दे रखी है 0.0248, ठीक है, यूनिट हो जाएगी सीमन सेंटीमीटर इनवर्स, और 0.2 मोलर सोल्यूशन है, तो मतलब मोलैरिटी आ गई है भाई 0.2। आपको कैप एम निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। बताइए मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है कहीं पर, ये रहा, ये रहा। कप्पा, कप्पा कितना आ गया भाई 0.0248 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी दैट इज 0.2, तो आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे आप इसको। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.12 नॉर्मल सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट इज इतनी, ये भी कप्पा दे दी भाई, फिर से आपको क्या दे दी है कप्पा 0.024 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया कप्पा। ठीक है, नॉर्मेलिटी दे दी, अब की बार नॉर्मेलिटी दे रखी है 0.12। ठीक है, क्या निकालनी है आपको, कैप EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो कैप EQ का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, ये रहा कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी दैट इज 0.024 इंटू में 1000 डिवाइड बाई नॉर्मेलिटी है 0.12। सोल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा, और इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग इतने मोलर KCl सोल्यूशन। KCl सोल्यूशन की मोलैरिटी आपको दे रखी है और उसका रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 298 केल्विन पे, वो है 1500 ओम। तो रेजिस्टेंस आ गया बच्चे हमारे पास 1500 ओम। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट निकालना है भाई आपको। सेल कांस्टेंट को डिनोट किया जाता है G स्टार से, मैं आपको बता दूं किससे डिनोट किया जाता है सेल कांस्टेंट को, G स्टार से। इफ इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब आपको कप्पा दे रखी है भाई, क्या दे रखी है कप्पा, कितनी दे रखी है 0.146 इंटू 10 की पावर -3। निकालना क्या आपको G स्टार। बताइए यहां पर कोई है G स्टार का फॉर्मूला, ये रहा कप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार। तो यहां से G स्टार कैसे निकल जाएगा, देखिए G स्टार आ जाएगा कप्पा इंटू में 1/G। यस और नो, हाँ जी सर बिल्कुल। कप्पा की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.146 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 1/G। कंडक्टेंस का उल्टा बताइए क्या होता है, रेजिस्टेंस होता नहीं होता, और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है आपको बच्चे 1500।
ठीक, और आप सोल्व करेंगे तो यहां से आंसर निकल के आ जाएगा जी स्टार का, सेल कांस्टेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट इज द ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ कैप एम। मोलर कंडक्टेंस का ग्राफ बताना है आपको, किसके अगेंस्ट, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो ग्राफ कैसा बनेगा। तो चलिए भाई ग्राफ बना लेते हैं हम यहां पर कुछ इस तरह से, ये ग्राफ आ जाएगा हमारे पास। यहां पर कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट लेना, मैं आपको बता दूं, यहां पर लेनी है आपको मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, ठीक। अब देखिए इधर जाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, लेकिन उधर जाओगे तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, मतलब पानी मिलता रहेगा उसके अंदर। अब मान लीजिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास KCl है और वीक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास एसिटिक एसिड है। जब बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होगी इस पॉइंट पे मान लेते हैं, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस मान ली मैंने यहां पर है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हमेशा क्या रहेगी, कम। तो ये कंडक्टेंस है किसकी, KCl की, और ये कंडक्टेंस है किसकी, एसिटिक एसिड की। अब हम उस साइड में जाएंगे, देखिए उस साइड में जाओगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होगी, इसका मतलब पानी मिला रहे हैं उसमें, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डाइल्यूशन हो रहा है। जैसे उसमें पानी मिलाएंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में होगा कि उसके आयंस थोड़े से दूर चले जाएंगे और कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, तो यहां से कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दो काम होंगे बच्चे, एक तो पानी मिलाने से ये डिसोसिएट हो जाएगा, डिसोसिएट, और डिसोसिएट होने से नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और दूसरा आयंस के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो यहां पर तो दो फैक्टर काम कर रहे हैं, तो इसकी कंडक्टेंस एकदम से ज्यादा बढ़ जाएगी, एकदम से इसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ जाएगी भाई, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की केस की। और यहां से हमने ग्राफ बना लिया KCl के लिए और किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए। यहां से आप डी-बाई-हक्केल-ओन-सैगर इक्वेशन निकाल सकते हो, वो आपकी बुक में आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। दोनों ही क्वेश्चन वही कोहलरोस लॉ के मेरे को दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, दोनों के दोनों क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। कैलकुलेट द कैप एम नोट फॉर एसिटिक एसिड। आपको एसिटिक एसिड के लिए कैप एम नोट निकालनी है। तो एसिटिक एसिड है बच्चे हमारे पास CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव से मिलकर बनेगा एसिटिक एसिड, ठीक है, यस और नो। इसके लिए हमें कंडक्टेंस निकालनी है। आपको क्या दे रखा है, आपको HCl की कंडक्टेंस दे रखी है, NaCl की दे रखी है, सोडियम एसीटेट की दे रखी है, ठीक है। तो क्या मैं HCl की कंडक्टेंस को लिख सकता हूं, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव हमें क्या दे रखा है बच्चे, 425, ठीक है। और NaCl को लिख सकता हूं मैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव दे रखा है मेरे को 188, और CH3CONa को लिख सकता हूँ CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव मेरे को दे रखा है 96। अब देखिए इसको इक्वेशन मैं 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। अब आप इन तीनों इक्वेशन को जोड़िए, घटाइए, मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कुछ करिए, लेकिन ये इक्वेशन बनाओ, ये आना चाहिए आपको। तो बताइए एसिटेट आयन कौन सी इक्वेशन में है, 3rd में, और H प्लस आयन कौन सी इक्वेशन में बच्चे, 1st में। देखो एसिटेट आयन कौन सी इक्वेशन में है, 3rd में, H प्लस आयन कौन सी इक्वेशन में है, 1st में। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1st इक्वेशन को और 3rd इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, यस और नो, बताइए। जोड़ो भाई 1st को और 3rd को, तो जुड़ेगा तो CH3CO नेगेटिव में Na पॉजिटिव, मैंने 3rd पहले लिख ली है, 3rd में 1st जोड़ोगे तो 1st में है H प्लस और Cl नेगेटिव, ठीक। लेकिन चलो ये तो आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, देखो ये भी आ गया, ये भी आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा कौन रह गया, एक्स्ट्रा तो Na प्लस रह गया और Cl माइनस, ये तो कटने चाहिए ना, कटने चाहिए, माइनस होने चाहिए। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 को माइनस कर दो आप, इनमें से इक्वेशन 2 को क्या कर दोगे, माइनस। तो इक्वेशन 2 को माइनस करोगे तो माइनस ऑफ Na प्लस हो जाएगा बच्चे, माइनस ऑफ Cl माइनस हो जाएगा, Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल, बोलिए बच गया, नहीं बच गया। अब जो काम आपने इनके साथ किया है कि 3 2 को जोड़कर या ये घटाकर, वही काम इनके कंडक्टेंस के साथ भी करना है। 1 और 3 को आप जोड़ोगे, 1 और 3 को जोड़ोगे तो 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, और 4 1 5, 521 आ गया भाई। आप कैलकुलेशन मेरी मिस्टेक हो सकती है। और उसमें से इक्वेशन 2 घटानी, इसका मतलब 188 इसमें से घटा दीजिए, 11 में से 8 गया बच्चे 3, 11 में से 8 गया बच्चे 3, 4 में से 1 गया 3, 333 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पे फाइंड द मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaCl2। आपको BaCl2 की मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। अब BaCl2 बताइए भाई किसके मिलने से बना है, ये बना है Ba2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव से।
इसका मतलब Ba2 पॉजिटिव आएगा एक बार और Cl नेगेटिव आएगा 2 बार। कितनी बार आएगा? 2 बार। फिर क्या दे रखा है आपको? आयनिक कंडक्टेंस दे रखी है Ba2 पॉजिटिव की और Cl नेगेटिव की, इतनी और इतनी। अब Ba2 पॉजिटिव आया है एक बार, तो Ba2 पॉजिटिव की वैल्यू एक बार लिखो ना, 127.30 प्लस 2 इंटू में Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस कितनी दे रखी है बच्चे? 76.34। इसको क्या कर लेंगे आप? सोल्व कर लेंगे और BaCl2 की आपके पास कंडक्टेंस यहां से निकल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं? ठीक है, देखिए हमारे पास मान लीजिए रिडॉक्स रिएक्शन है, Zn प्लस Cu2 प्लस गोज टू Zn2 प्लस प्लस Cu। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन होता है। तो ये केमिकल एनर्जी है, कहीं पर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो वहां पर कौन सी एनर्जी बनती है? केमिकल एनर्जी। ऐसा डिवाइस जो उस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है वो कहलाता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, देखिए जहां पर भी हमारे पास सेल्स होती हैं, जनरली 2 बीकर हम लेते हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाते हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगाते हैं और यहाँ से करंट लगा के कुछ ऐसे जोड़, लेकिन इसमें एक यू शेप्ड ट्यूब डालते हैं हम यहाँ पर, देखिए यू शेप्ड ट्यूब ये, ठीक, इसको सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं इसको? सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसके क्या फंक्शन है देखिए, पहला है ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है भाई, इधर के आयंस और इधर के आयंस के बीच में, दोनों बीकर के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ये मेंटेन करता है, ठीक है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या करेगा ये हमारे पास, यहां जो पॉजिटिव आयंस होंगे यहां पर जो नेगेटिव आयंस होंगे उनको आपस में मिला देगा, ठीक है। जो पॉजिटिव आयंस हैं और जो नेगेटिव आयंस हैं उनको आपस में क्या कर देता है? मिक्स। और इन सॉल्यूशन को मिक्स नहीं करता ये, लेकिन आयंस को क्या कर देता है? मिक्स कर देता है। यही है खास बात किसकी? सॉल्ट ब्रिज की। इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl पोटेशियम क्लोराइड डालते हैं और अगर सोल्यूशन होता है वो डालते हैं, जिनको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है, वो इलेक्ट्रोलाइट रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करते। नेक्स्ट, कैन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बी स्टोर्ड इन जिंक बर्तन। ये कह रहे हैं कि आपके पास ये जिंक का तो बर्तन है और इसमें क्या कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आप डाल सकते हो? नहीं डाल सकते हो। स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसका मतलब कॉपर सल्फेट और प्लस में जिंक, ये रिएक्शन हो गई। अब हमें ये चेक करना कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। यदि ये रिएक्शन हो गई बच्चे, सोचो ध्यान से, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इसका मतलब जिंक का बर्तन कॉपर के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो स्टोर नहीं कर सकते ना। अब हमें कैसे पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा रिएक्टिविटी सीरीज से कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। अब यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज को आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा तो आपको कुछ करना पड़ेगा ना। तो आपको इनोट सेल दिया होगा भाई, देखिए ये इनोट सेल यहां पर दिया होगा, ध्यान से देख लीजिए। यहां पर +2 से आप 0 पे जा रहे हो तो रिडक्शन हो रहा है, +2 से आप 0 पे जा रहे हैं, रिडक्शन। इसका मतलब दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखे हैं, दोनों के दोनों क्या दे रखे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं। एक छोटा सा पॉइंट अपने कानों में नहीं दिमाग में डाल लीजिए, पहले तो यदि दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है पहले तो वो नोट कर लो आप, दे रखा है रिडक्शन रिडक्शन। अब जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी है, छोटी, देखो इसकी वैल्यू छोटी है ना, माइनस में है, उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा बच्चे? उसका ऑक्सीडेशन होगा, या वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसे याद कर लीजिए, वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। बताओ छोटी वैल्यू किसकी है? जिंक की, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो बन जाएगा जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर, ठीक है। तो इसका मतलब स्टोर नहीं कर पाएंगे हम कॉपर सल्फेट को। जिंक में स्टोर करोगे तो जिंक तो कॉपर से रिएक्शन कर लेगा। उल्टा कर सकते हो आप, जिंक सल्फेट का सोल्यूशन कॉपर के बर्तन में स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकल की स्पून है बच्चे और सोल्यूशन है AgNO3 का। ये सोल्यूशन किसका बच्चे? AgNO3 का। और चम्मच किसकी है बच्चे? निकल की। ये चम्मच किसकी बनी हुई? निकल की। क्या निकल की चम्मच से AgNO3 को घोल सकते हैं? तो इसका मतलब हमें रिएक्शन चेक करनी पड़ेगी, होगी या नहीं होगी। यदि रिएक्शन इनके बीच में हो गई तो नहीं घोल सकते, नहीं हुई तो घोल सकते हैं। चल करो, तो फिर उसी बात पे आ जाइए, रिडक्शन पोटेंशियल दिया होना चाहिए। देखो 2 प्लस से 0 रिडक्शन, प्लस से 0 रिडक्शन, जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू छोटी, छोटी तो वैल्यू निकल की है। किसकी है? निकल की, वही ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो बताइए निकल ज्यादा रिएक्टिव है या नहीं? निकल सिल्वर को धक्का मार देगा, तो इसका मतलब नहीं, ये भी नहीं कर सकते हम। निकल की चम्मच से
AgNO3 के सोल्यूशन को नहीं डिजोल्व कर सकते या स्टीर नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दे रखा है ये दो इक्वेशन दे रखी है, सेल रिएक्शन दे रखी है किसी गैल्वेनिक सेल की, आपको डेल्टा जी नोट कैलकुलेट करनी है। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला भाई NF ई नोट सेल क्या है, माइनस NF ई नोट सेल। तो लिख देता हूं मैं डेल्टा जी नोट, इधर तो नहीं भाई, मैं यहाँ लिख रहा हूं मैं, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF ई नोट सेल। ठीक है, एन तो है बच्चे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन वो है, एफ फैराडे इसकी वैल्यू 96,500 होती है। ई नोट सेल निकालना पड़ेगा भाई आपको पहले, ई नोट सेल। चलिए ई नोट सेल निकालते हैं, फिर बहुत ही प्यारे तरीके से निकालेंगे इस रिएक्शन में ई नोट सेल। किसी भी रिएक्शन को इक्वेशन यदि आपको पता है ना इक्वेशन, तो उसका ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से। देखो यहां पर क्रोमियम का क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन। देखो 0 से क्रोमियम +3 पे जा रहा है, नहीं जा रहा, लेकिन क्रोमियम का पोटेंशियल दे रखा है रिडक्शन। बड़े प्यार से समझो, क्रोमियम का हो तो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन क्रोमियम का दे रखा है रिडक्शन पोटेंशियल। तो यदि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लेना, रिडक्शन नहीं लेना। लेकिन यहाँ रिडक्शन दे रखा है तो इसको ऑक्सीडेशन बना दो, तो माइनस को प्लस कर दो, तो प्लस का आ गया 0.74। क्लियर है? हाँ जी सर। अब कैडमियम का देखिए क्या हो रहा है बच्चे, रिडक्शन हो रहा है, 2 प्लस से 0 पे जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। और कैडमियम का दे भी क्या रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसको एज इट इज उठा लो, तो माइनस 0.40, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0.34 आ गई वही वैल्यू किसकी, ई नोट सेल की वैल्यू। अब इस वैल्यू में पुट कर दीजिए, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस, अब एन क्या है पहले एन निकालो, एन है कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हो रहे हैं। देखो 0 से ये +3 पे जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 3, लेकिन आगे तो 2 लिखा हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आ जाएगा। तो एन की वैल्यू आ गई 6, एफ की वैल्यू आ गई 96,500 और ई नोट सेल की वैल्यू आ गई 0.34। आंसर आ जाएगा बच्चे। क्लियर है? अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चलो पहले क्या निकालेंगे बच्चे इसके लिए, ई नोट सेल। क्या निकालेंगे इसके लिए, ई नोट सेल। क्लियर। आयरन 2 प्लस से कहां जा रहा है, 3 प्लस पे, तो आयरन का हो रहा है बच्चे ऑक्सीडेशन। तो आयरन वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लीजिए, इसका दे रखा है ये, लेकिन हमें तो ये लेना है ना, 2 प्लस से 2 प्लस 3, तो माइनस का 0.77 आ जाएगा, माइनस का 0.77। सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल देगा तो एज इट इज आ जाएगा 0.80। तो यहाँ से मेरे हिसाब से लग रहा है मेरे को प्लस 0.03 आएगा। बाकी आप कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एन की वैल्यू निकाली भैया, एन 2 प्लस से 3 प्लस पे जा रहा है और प्लस से, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू आ गई है 1, तो डेल्टा जी नोट आ जाएगा हमारे पास -1 96,500 इंटू में बच्चे 0.03 आंसर आ जाएगा। क्लियर। यदि भाई आपको ई नोट सेल बिल्कुल डिटेल में सीखना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आई बटन आपके विजिबल हो रहा है, आप उस आई बटन पे जाइए और ई नोट सेल बिल्कुल डिटेल में और बड़े प्यार से आप सीख सकते हैं उस आई बटन पे जाकर। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और भाई बहुत मतलब स्टार भाई आपके सीबीएसई के किसी न किसी कोड में ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है, ये मतलब इस जैसा क्वेश्चन है, ये नरस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन है। लिख लीजिए भाई, आंख बंद करके विश्वास कर लीजिए, ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आपको मैं बता दूं, ये जो 2 लाइनें लगी होती हैं ये दिखाती हैं सोल्ट ब्रिज को। किसको दिखाती हैं बच्चे, ये सोल्ट ब्रिज को। और जो लेफ्ट साइड में रिएक्शन लिखी होती हैं, ये लेफ्ट साइड वाले बीकर की रिएक्शन लिखी होती है जनरली, ये रिएक्शन लिखी होती है एनोड वाली, और ये रिएक्शन लिखी होती है जनरली कैथोड वाली। ठीक है, किसकी, कैथोड वाली। तो जब भी आप नरस्ट इक्वेशन का क्वेश्चन सोल्व करें तो सबसे पहले आपको सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी भाई। क्या लिखनी पड़ेगी, सेल रिएक्शन। कैसे लिखनी हो मैं आपको बता दूं, देखिए यहां पर सेल रिएक्शन बोल रही है कि मैग्नीशियम का हो रहा है Mg2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन रहा है किसी रिएक्शन में, तो लिख दो मैग्नीशियम का क्या बन रहा है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बन रहा है किसी रिएक्शन में। और कॉपर 2 प्लस का बन रहा है कॉपर, तो कॉपर 2 प्लस का बन रहा है कॉपर। ठीक है, तो जो शुरू में लिखे होते हैं ना ये और ये तो होते हैं रिएक्टेंट। देखो इसका पहले वाला तो होते हैं रिएक्टेंट, इसका बाद वाला होते हैं प्रोडक्ट। देखो इसका बाद वाला Mg2 प्लस, इसका बाद वाला Cu। ठीक है, आ गई। अब आपको निकालना होता है बच्चे ई नोट सेल। क्लियर। अब बताओ मैग्नीशियम भाई साहब का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो इसका पोटेंशियल भी कौन सा लेना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। ये लो, इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा, देखो ये तो रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन वाला तो ये हो जाएगा, तो माइनस को प्लस कर दो, तो 2.37। ठीक,
कॉपर भाई साहब का क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो कॉपर का रिडक्शन ही दे रखा है ना, तो एज इट इज वैल्यू आ जाएगी प्लस का 0.34, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी भाई 2 आई थिंक 7 4 11 3 6 7 7 1 वोल्ट आ गई। अब हमें निकालना है ई सेल नरस्ट इक्वेशन की हेल्प से। क्या निकालना है, ई सेल, ये रहा ई सेल का फॉर्मूला, ई नोट सेल। ई नोट सेल कितना आ गया है 2.71 माइनस माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर देखिए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं और 2 ही गेन हो रहे हैं, तो एन फैक्टर आ गया बच्चे 2। मैं आपको बता दूं, जब भी आप एन फैक्टर निकालें तो जो जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं और जितने इलेक्ट्रॉन गेन है वो इक्वल आने चाहिए। कहीं लॉस 2 रहे और गेन 1 हो रहा और आप बोलो कि एन फैक्टर 1 है या 2 है ना, इक्वल आएंगे ना तब वो एन फैक्टर माना जाएगा। देखो यहाँ पर 2 ही लॉस हो रहे हैं 2 ही गेन हो रहे हैं, तो दोनों ही बराबर है ना, तो एन फैक्टर 2 आ गया। लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन कौन है बच्चे, ये और ये, ठीक। अब देखो कॉपर के ब्रैकेट में तो सॉलिड लिख रखा है, तो सॉलिड की कंसेंट्रेशन कंसीडर नहीं करी जाती, ठीक है। तो यहां पर किसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी, Mg2+ की। अब ध्यान से देखो, Mg2+ के आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो ऊपर पावर आएगी 1 डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। देखो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम है और कौन है, कॉपर 2+। मैग्नीशियम तो सॉलिड है तो मैग्नीशियम को कंसीडर नहीं करेंगे, तो किसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी, Cu2+ की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। अब Cu2+ के आगे 1 लिखा हुआ तो ऊपर आ जाएगा 1। चलिए आगे थोड़ा सोल्व करते हैं। 2.71 इंटू, तो काट दूं भाई मैं इसको, इंटू नहीं सॉरी माइनस 0.041 18 2 5 10, ठीक है, ये आ गया लगभग। लॉग ऑफ, अब Mg2+ की कंसेंट्रेशन दे रखी होगी भैया आपको, देखो 0.001, तो 10 की पावर -3 आ गई, 10 की पावर -3, ठीक है। कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन भी कितनी दे रखी है, 10 की पावर -3, ठीक है। एक बार भाई मैं देख लूं, मेरे को गड़बड़ लग रही है इनमें, ये तो कट गए दोनों के दोनों भाई। कॉपर में 3 जीरो लिख रखी भाई, कॉपर में 3 जीरो आएंगी, सॉरी यहाँ पर कॉपर में कितनी आएंगी 3 जीरो, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा, -4, तो इससे ये कट गया, तो 10 की पावर नीचे -1 बच गया, 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा तो 10 आ गया। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 2.71 माइनस 0.0295 वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा ई सेल का। क्या आ जाएगा, ई सेल का। चलिए एक और कर लेते हैं भाई नरस्ट इक्वेशन पे से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास नरस्ट इक्वेशन का, ठीक है। तो पहला काम क्या है भाई, आप क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे। तो मैंने कहा क्या क्या कहा था, इसका लेफ्ट और इसका लेफ्ट तो क्या है, रिएक्टेंट, तो Fe+H+ तो है रिएक्टेंट, ठीक है। इसका राइट और इसका राइट है प्रोडक्ट, ठीक। बैलेंस भी कर लो भाई, यहाँ पर H2 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2H आ जाएगा, बैलेंस भी करनी जरूरी है, ठीक है। फिर क्या निकालना है आपको, ई नोट सेल बच्चे। आयरन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो आयरन का कौन सा पोटेंशियल लेना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन, ये लेकिन ये क्या दे रखा है, रिडक्शन, ठीक। तो ऑक्सीडेशन लेने के लिए उल्टा आना पड़ेगा, तो माइनस को प्लस कर दीजिए 0.44। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, तो वहां पर तो 0 ही आएगा। हाइड्रोजन का चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो चाहे ऑक्सीडेशन 0 ही होता है, तो इनोट सेल की वैल्यू आ गई बच्चे 0.44। अब निकालना है बच्चे हमें ई सेल। ई सेल कैसे निकलेगा, ई नोट सेल वो कितना है 0.44 माइनस 0.0591 0.0591 डिवाइड बाई एन फैक्टर। अब समझना ध्यान से, Fe 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, लेकिन हाइड्रोजन पे +1 है, यहाँ 0 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले रही है हाइड्रोजन, तो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन इक्वल होने चाहिए। तो देखो इसका आगे 2 लिखा तो इसका आगे भी 2 आ जाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस 2 इलेक्ट्रॉन गेन, तो एन फैक्टर की वैल्यू आ गई है बच्चे 2। लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, प्रोडक्ट में कौन है H2 तो गैस है, गैस की कोई कंसेंट्रेशन नहीं होती, H+ की कंसेंट्रेशन आ जाएगा आगे, क्या आ जाएगा यहाँ पर H, ना सॉरी भाई सॉरी, प्रोडक्ट आएंगे, प्रोडक्ट कौन है, ये और ये है, तो H2 की तो कोई कंसेंट्रेशन है नहीं, तो किसकी कंसेंट्रेशन आ जाएगी बच्चे, Fe2+ की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई Fe। आयरन तो सॉलिड है, तो सॉलिड की कोई कंसेंट्रेशन नहीं होती, तो नीचे किसकी कंसेंट्रेशन आएगी, H+ की कंसेंट्रेशन। लेकिन सुनो ध्यान से, H+ के आगे 2 लिखा है ना, नोट कर लो, वो ऊपर आएगा 2 ऊपर पावर में, तो 0.44 माइनस काट दीजिए 0.0 2 दूनी 4 2 में 18 2 5 10 इंटू में log ऑफ Fe2+ की कंसेंट्रेशन कितनी दे रखी है भाई, 10 की पावर -3।
H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 1 मोलर, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, है ना? यस और नो? बिल्कुल। 0.44 माइनस 0.0295 log 10 की पावर 3 माइनस 3 आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगी, प्लस इंटू में 3 log 10 की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको आप सोल्व कर लेंगे, इस तरह से क्या निकल जाएगा ई सेल। और इस तरह से आप नर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से ई सेल आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड। कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कैथोड है, यहाँ पर एनोड है, ठीक है, इसमें AgNO3 डाल रखा है और आपने पानी के अंदर, एक्वस मतलब पानी, और इसमें करंट लगाते हो आप, तो कैथोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये बताना है आपको। तो देखिए पानी में जाते ही सिल्वर बन जाएगा Ag प्लस और नाइट्रेट बन जाएगा NO3 माइनस। क्लियर? और क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है तो पानी भी तो आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा, H प्लस और OH माइनस। ठीक है, आयंस बनाओ ना पहले तो पॉसिबल आयन। अब क्योंकि सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, अब सिल्वर का इलेक्ट्रोड भी तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो एक आ गया Ag। तो टोटल बंदे हैं इस टाइम पे हमारे पास 5। ठीक है, अब बच्चे कैथोड पे होता है रिडक्शन, और इधर लिख दूं मैं एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब बच्चे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बताइए कैथोड पे इनमें से कौन कौन भागेगा रे? इसमें जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वही भागेगा, या तो चाहिए इलेक्ट्रॉन इसको या चाहिए इलेक्ट्रॉन इसको, क्योंकि जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसी को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जो इनमें से जीतेगा ना वही कैथोड पे पहुंचेगा रेस में, जो जीतेगा, और उसी का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, अब देखो सिल्वर इलेक्ट्रॉन जल्दी लेगा या हाइड्रोजन, ये कैसे पता चलेगा बच्चे? उनके रिडक्शन पोटेंशियल से। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लेना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी, वही जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बताओ सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल तो है 0.8 और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है 0, तो किसकी वैल्यू बड़ी रिडक्शन पोटेंशियल की? इसकी। और पीछे मैंने क्या बोला था? जिसकी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की छोटी है उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होगा। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर कौन जीतेगा रे? सिल्वर। तो बच्चे कैथोड पे जाएगा Ag प्लस, और वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और वो क्या बना लेगा? सिल्वर। बेचारी हाइड्रोजन हार जाएगी और मुंह चढ़ा लेगी। क्या करे भाई, हार गई तो हार गई। ठीक है, क्लियर है, अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं, एनोड पे आती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बारी। अब लॉस ये करेगा या ये करेगा या ये करेगा। ठीक है, अब इनमें भी लॉस करने की बारी है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें भी नॉन मेटल है, इसमें भी नॉन मेटल है। ट्रिक की बता रहा हूं भाई मैं आपको, वैसे तो इनोड सेल से पता चलेगा आपको प्रॉपरली। यहां पर मेटल जीतेगी बच्चे। कौन जीतेगी? मेटल। तो सिल्वर जाएगी कहाँ? एनोड पे, बोलेगी मेरे को इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, और बन जाएगी Ag प्लस, और इलेक्ट्रॉन कर देगी लॉस। तो ये आ गया है एनोड का प्रोडक्ट, और ये आ गया है कैथोड का प्रोडक्ट। ये सारे के सारे मायूस पड़े हो रह जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, an aqueous solution of silver nitrate with platinum electrode। अब की बार इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया बच्चे। अब की बार इलेक्ट्रोड इन्होंने क्या ले लिया है? प्लेटिनम ले लिया है। क्या ले लिया है? प्लेटिनम। ठीक है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में क्या होगा ये समझने वाली बात है हमारे पास। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। देखो सिल्वर इलेक्ट्रोड ने तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, लेकिन प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो फिर AgNO3 क्या बनाएगा हमारे पास? Ag प्लस बनाएगा, नाइट्रेट NO3 माइनस बनाएगा, प्लस 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 प्लस। ठीक है, पानी के अंदर से क्या आएगा? H प्लस और OH माइनस। अब की बार प्लेटिनम तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा नहीं, अब की बार 4 बंदे हैं बस। ठीक है, तो बताइए इसमें से और इसमें से कौन जीतेगा? अभी अभी करके आए हैं, H प्लस जीतेगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा? ये वहां पर इलेक्ट्रॉन, ना 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 ना, सॉरी सॉरी, Ag प्लस जीतेगा, Ag प्लस जीतेगा, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बना लेगा बच्चे? हमारे पास Ag बना लेगा। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, इनमें से कौन जीतेगा? इनमें से, इनमें को मैं चकोर कर देता हूं ताकि आपको डिस्टिंग्विश करने में। इनमें से कौन जीतेगा? इसकी मैं ट्रिक बताता हूं, देखिए लिख लीजिए, इब्राहिम, कल और नहीं से। ठीक है, तो ये जीतने का ऑर्डर लिख दिया मैंने। क्या है? इब्राहिम, कल और नहीं से। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, इब्राहिम, कल और नहीं से। ठीक है,
अच्छी बात है भैया, अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, मान लो इन दोनों की रेस है, इन दोनों की, तो नाइट्रेट जीतेगा, लेफ्ट वाला जीतेगा। इन दोनों की रेस है तो OH नेगेटिव जीतेगा। इन दोनों की रेस है तो Cl नेगेटिव जीतेगा। इन दोनों की रेस है तो Br नेगेटिव जीतेगा। इन दोनों की रेस है तो I नेगेटिव जीतेगा। अब किस किस की रेस है? नाइट्रेट और OH की। नाइट्रेट के रेस तो कौन जीतेगा बच्चे? OH। तो इसका मतलब एनोड पे कौन पहुंचेगा? OH नेगेटिव। वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ध्यान रख लीजिए क्या क्या बनाएगा। 4 OH नेगेटिव जाएंगे वहां पर, पानी बनाएंगे बच्चे 2H2O, 2 दूनी 4 और O प्लस में बनाएंगे O2। देखो 2 2 4 हो गया, ठीक है, प्लस में O2 और 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लॉस कर देंगे। तो ऑक्सीजन बनेगी और क्या बनेगा? पानी बनेगा। क्लियर है? हाँ जी सर, अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इन्हीं से रिलेटेड, छोटा सा एक और क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से ही रिलेटेड कर लेते हैं बच्चे। एक और क्वेश्चन बताइए, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये? तो NaCl में क्या होगा? Na पॉजिटिव होगा बच्चे, Cl नेगेटिव होगा और H पॉजिटिव होगा और क्या होगा? OH नेगेटिव होगा। क्लियर है? अब कैथोड पे भागने की रेस इसमें और इसमें है, तो हमेशा हाइड्रोजन जीते, क्योंकि सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल, वो तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने में विश्वास करती है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगी बच्चे, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगी, तो क्या बना लेगी? H2। तो कैथोड पे बनेगा बच्चे हमारे पास क्या? H2। अब एनोड पे रेस किसकी होगी? इन दोनों की। अब बोलो इन दोनों में से कौन जीतेगा? Cl नेगेटिव और OH में से कौन जीतेगा? Cl नेगेटिव जीतेगा, नहीं जीतेगा? बिल्कुल Cl नेगेटिव जाएंगे हमारे पास, Cl2 बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लॉस। और ये कहाँ जाएंगे? कैथोड पे। ध्यान हो तो आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई रिएक्शन है ये। Na प्लस H2O गोज, ऊपर है करंट, क्या है बच्चे? करंट। तो NaOH बनता था और H2 बनता था और Cl2 बनता था, और Cl2 को लिखते थे हम कहाँ बनता बच्चे? एनोड पे, और H2 को लिखते थे हम कहाँ बनता बच्चे? कैथोड पे। इसको बोला जाता था क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाता था? क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। और इस तरह से आई होप आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो आप कर लेंगे। एक क्वेश्चन और रहता है भाई यहाँ पर, वो क्वेश्चन करवाने या ना करवाने का कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है। और वो क्वेश्चन है बच्चे बैटरी पे से। किस पे से है? बैटरी पे से। भाई बैटरी में तो आप जितनी भी सेल्स आपको दे रखी है, मरकरी सेल है, बटन सेल है, या रिचार्जेबल रिएक्शंस है, नॉन रिचार्जेबल है, ठीक है, उनकी रिएक्शंस को बेटा रट लीजिए। या हाइड्रोजन फ्यूल वाला इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उनकी रिएक्शंस को तो बैठो एक पेज पे लिखो और रट लो, बस क्या कर लो? रट लो, ठीक है। वो उनमें समझाने का कुछ है नहीं, बस रट लीजिए उन रिएक्शंस को। तो भैया वीडियो लेक्चर कैसा लगा? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में जाइए और हमें बताइए कि हमें वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको वीडियो लेक्चर ये कैसा लगा है। शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्रूशियल टाइम पे, एग्जाम टाइम्स पे इन वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट ले सकें। किसी भी तरह का कोई भी सजेशन है, मोस्ट वेलकम। गो टू कमेंट सेक्शन और हमें सजेस्ट करिए किसी भी तरह से कोई भी इंप्रूवमेंट की यदि पॉसिबिलिटी है तो। और रेगुलरली विजिट करें जटैन क्लासेस को। मैं हूं तरसेम जटैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर लेकर विद मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चंस। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।